पिछले वीडियो में हमने फलनों के बारे में विस्तार से पढ़ा। तो फलनों पर आधारित प्रश्नों को हल करने से पहले एक बार हम सभी परिभाषाओं का हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले फलन दो समुच्चयों के बीच में एक संबंध है जिसके द्वारा पहले समुच्चय के अवयव दूसरे समुच्चयों से जुड़े रहते हैं। मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, तो ये संबंध ए से बी में है। तो माना ए के अवयव हैं आपके 1 2 3, बी के अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इनके बीच का संबंध इस तरह से परिभाषित है कि f इज इक्वल टू एक्स वाई, जहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। मतलब आपका जो फलन परिभाषित है वो इस तरह से है कि पहला अवयव आपने a से लेना है x और दूसरा अवयव आपने b से लेना है, और उनके बीच संबंध इस तरह का होना चाहिए कि y जो होगा वो x का वर्ग होगा। तो x है 1 का वर्ग 1, पहला अवयव इसका 1 1 बन जाएगा। x अगर 2 है तो y का मान इसका वर्ग 4 हो जाएगा, 2 4 दूसरा अवयव हो जाएगा। ऐसे ही 3 का वर्ग 9 है, 3 9 तीसरा अवयव इस तरह का हो जाएगा। तो आपका जो फलन होगा वो इस तरह से होगा। इसी बात को जो आप शुरू से समझाते आ रहे हैं, अगर आरेख के रूप में आप समझाना चाहें तो ये आपका फलन a है और समुच्चय a है और समुच्चय b है। तो इनके बीच के संबंध को आप इस तरह से दिखाएंगे कि एक के लिए x के मान 1 के लिए y का मान 1, x के मान 2 के लिए y का मान 4 और x के मान 3 के लिए y का मान 9। तो ये हो गया हमारा परिभाषित फलन। इस तरह से आप विभिन्न फलनों का निर्माण कर सकते हैं, या किसी समुच्चय, किसी क्रमिक युग्मों के समुच्चय को देख करके आप बता सकते हैं कि वो फलन है अथवा नहीं है। अब आते हैं फलनों के प्रकार पर। पहला फलन अंतःक्षेपी फलन या इनटू मैपिंग इसको कहते हैं। फलन की परिभाषा के अनुसार हमारे पास दो समुच्चय हैं, पहले समुच्चयों के अवयव दूसरे समुच्चय से जुड़े होंगे और इसका कोई भी अवयव खाली नहीं छूटना चाहिए। इनके प्रतिबिंब इसमें आपको नजर आएंगे, x के मान यहाँ से, y के मान यहाँ से। तो अगर समुच्चय b में कोई अवयव इस तरह से छूट रहा है जो x के किसी भी मान का प्रतिबिंब नहीं है, यानी कि जैसे इसमें आप देख रहे हैं s खाली छूटा हुआ है, तो आप इस तरह के फलन को अंतःक्षेपी फलन या इनटू मैपिंग कहते हैं। दूसरा आच्छादक फलन, ऑन टू मैपिंग। ये क्या होती है कि पहले समुच्चय के अवयव के प्रतिबिंब दूसरे समुच्चय में नजर आ रहे हैं और दूसरे समुच्चय में कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो किसी ए के अवयव का प्रतिबिंब न हो, यानी कि इसमें अतिरिक्त अवयव आपको इन प्रतिबिंबों के अलावा और कोई नजर नहीं आएगा। ये आपका आच्छादक फलन कहलाएगा। तीसरा है एकैकी फलन। फलन की परिभाषा में आपको बताया था कि एक अवयव के दो प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं। x के एक मान के लिए y के दो मान नहीं हो सकते हैं, लेकिन x के दो मानों के लिए y का एक ही मान हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वो x के एक मान के लिए y का एक ही मान है, प्रत्येक y के मान के लिए x का एक अलग मान है, तो इस तरह का फलन एकैकी फलन कहलाता है, यानी कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब। एकैकी आच्छादी, एक अवयव का एक प्रतिबिंब है और इसमें कोई भी अवयव खाली नहीं छूटा हुआ है, तो उसको हम एकैकी आच्छादी ऑन टू मैपिंग कहेंगे। और एकैकी अंतःक्षेपी फलन 1 1 इनटू मैपिंग, यानी कि एक अवयव का एक प्रतिबिंब, y के प्रत्येक मान के लिए x का अलग मान, और इसमें कोई ना कोई अवयव एक या एक से अधिक अवयव ऐसे होंगे जिनके लिए x का कोई मान नहीं होगा। तो ये आपका कहलाएगा एकैकी अंतःक्षेपी फलन। तो अगर फलन एकैकी नहीं है तो किस तरह का होगा, जैसे इसमें देख लीजिए आप, बहुएकी फलन इसको कहते हैं। मैनी वन मैपिंग। मैनी वन मैपिंग में क्या होता है, x के एक से अधिक मानों के लिए y का एक ही मान अगर है तो आप इस तरह के फलन को बहुएकी फलन कहते हैं।
और ये बहुएकी फलन भी दो तरह के, एक बहुएकी आच्छादी, x के एक से अधिक मानों के लिए y का एक ही मान है और इसमें कोई भी अवयव अतिरिक्त नहीं है, जो कि x के मानों के प्रतिबिंब है, उनके अलावा कोई अतिरिक्त अवयव नहीं है, तो इसको कहेंगे बहुएकी आच्छादी। और ठीक उसी तरह से बहुएकी अंतःक्षेपी फलन, मैक्सिमम इनटू मैपिंग, इसमें आपका फलन बहुएकी है, एक से अधिक x के मानों के लिए y का एक ही मान है और इसमें कई अवयव ऐसे मिलेंगे आपको, एक या एक से अधिक अवयव ऐसे मिलेंगे जो जिनके लिए x का कोई मान नहीं है। तो ये फलनों के प्रकार हो गए। फलन पर आधारित पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f r+ से r+ में एकैकी तथा आच्छादक है, जहां r+ सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r+ को n से बदल दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? फलन की परिभाषा के अनुसार एक प्रांत है, एक सह प्रांत है, ये भी r+ है, ये भी r+ है, इसमें भी सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं और इसमें भी सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। ये फलन इससे इसमें परिभाषित है। इसको आपने इसको एकैकी और आच्छादक सिद्ध करना है। तो एकैकी होने के लिए क्या जरूरी है कि y के प्रत्येक मान के लिए x का एक ही मान उपस्थित हो। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसके ठीक विपरीत चलते हैं कि माना y के एक मान के लिए x के दो मान उपस्थित हैं। जैसे इसमें आपका y f(x) जो है वो परिभाषित है 1/x से। मान लीजिए y = 1/x1 तथा y बराबर ही 1/x2 है। कहने का मतलब x1 और x2 दो मानों के लिए y का एक ही मान है। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ऐसा है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि दोनों y के बराबर हैं, इनको भी बराबर लिख लीजिए। 1/x1 = 1/x2 और इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इससे क्या निकल जाएगा, x1 = x2, x1 को 1 से गुणा कर दीजिए, x2 को इसे 1 से गुणा कर दीजिए। तो इससे क्या निकल रहा है कि x1 और x2 भी एक ही हैं, अर्थात कि y के मान अगर समान है तो x के मान भी अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि दिया गया फलन एक है। आपका जो फलन परिभाषित है वो y = 1/x से परिभाषित है। x = 1 हो जाएगा तथा x = 1/y हो जाएगा। y सहप्रांत की एक संख्या है। सहप्रांत की कोई धनात्मक वास्तविक संख्या है और 1/y भी क्या हो जाएगी, फिर धनात्मक वास्तविक संख्या होगी। किसी वास्तविक संख्या को एक बटे वास्तविक संख्या लिखेंगे तो उससे भी वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। और चूंकि दोनों समुच्चय आपके धनात्मक वास्तविक संख्याओं के हैं तो 1/y जो होगा वो इसमें जरूर उपस्थित होगा, यानी कि कोई ना कोई x जरूर होगा ऐसा जिसका मान 1/y के बराबर होगा। कहने का मतलब ये कि इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं छूटेगा जो इसके किसी अवयव का प्रतिबिंब ना हो। तो ये आपका समुच्चय एकैकी तथा आच्छादी दोनों ही होगा। अच्छा, यदि प्रांत r+ को n से बदल दिया जाए, n जो होता है वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। अगर आपका प्रांत n है और सहप्रांत r+ है, तो क्या ऐसा होगा, n प्राकृतिक
प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें क्या संख्याएं होती हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 1 के लिए प्रतिबिंब 1/1 होगा, इसमें उपस्थित होगा। 2 के लिए 1/2 इसमें उपस्थित होगा। 3 के लिए 1/3 इसमें उपस्थित होगा। क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं और ये धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, तो प्रत्येक का एक अलग प्रतिबिंब इसमें अवश्य उपस्थित होगा। तो ये एकाकी तो होगा, लेकिन आच्छादक, अब ये वास्तविक संख्याएं हैं तो इसमें केवल पूर्णांक ही नहीं होंगे, बल्कि कोई संख्या इस तरह की भी हो सकती है 2/3। ये किसका प्रतिबिंब होगा, इसके लिए x बराबर 1/y, मतलब 1/2/3 मींस 3/3। अगर इसमें कोई संख्या 3/3 है तो उसके लिए x का मान 3/2 होगा, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर जिन संख्याओं में हम गिनती करते हैं वो होती है। तो उसके लिए जैसे 2/3 है तो उसके लिए x का मान इसमें उपस्थित नहीं है, यानी कि इसमें 2/3 खाली छूट जाएगा। ऐसे ही 3/5 खाली छूट जाएगा। ऐसी बहुत सारी संख्याएं ऐसी होंगी जिनके लिए x नहीं होगा। तो ये एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। जब तक दोनों धनात्मक वास्तविक संख्याएं थे तब तक वो एकाकी भी था और आच्छादक भी था। लेकिन अगर प्रांत को प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से बदल दिया जाए तब ये एकाकी तो होगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। एक दूसरा प्रश्न है कि मान लीजिए समुच्चय A यह है 1 2 3, B समुच्चय है 4 5 6 7 और फलन जो परिभाषित किया गया है उसके अनुसार इनके युग्म बन रहे हैं। एक का संबंध 4 से है, 2 का 5 से, 3 का 6 से है। तो सिद्ध कीजिए कि ये फलन एकाकी है। फलन एकाकी है ये देखने के लिए आपको ये देखना है कि इसका जो दूसरा अवयव है वो रिपीट तो नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे एक के लिए मान 4 है तो किसी दूसरे के लिए उसका मान 4 ही तो नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें एक के लिए प्रतिबिंब 4 है, 2 के लिए 5 है और 3 के लिए 6 है। तो प्रत्येक y के मान के लिए x का मान अलग है। तो आप कह सकते हैं कि ये फलन क्या है, एकाकी फलन है। बहुत साधारण चीज थी, इसमें बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस पर आते हैं, क्या fx = 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f R से R में एकाकी आच्छादी है। अभी आपको पता करना है। इसमें आपका प्रांत भी R है यानी कि रियल नंबर, और ध्यान रखिएगा केवल R लिखा हुआ है तो उसमें धनात्मक वास्तविक संख्याएं भी आएंगी, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं भी आएंगी। तो इसमें x है और इस वाले R में y है। तो पहले मान लीजिए x1 तथा x2 के लिए, x1 तथा x2 के लिए दो मान बराबर है। वही तरीका अपनाना है आपने। x1 के लिए भी प्रतिबिंब y लेना है, x2 के लिए भी प्रतिबिंब y लेना है। फिर उन दोनों को बराबर लिख करके अगर x1 बराबर x2 आ रहा है, इसलिए होता है वो नहीं है बल्कि एक ही अवयव है। तो 3 - 4x1 = y एंड 3 - 4x2 = y। दोनों y हैं तो इनको बराबर लिख लीजिए। 3 - 4x1 = 3 - 4x2 या -4x1 = -4x2। ये 3 याद आके इससे कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों में ऋण 4 का भाग दे देंगे आप तो x1 = x2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये, अगर y एक ही है तो ये x1 तथा x2 अलग अलग अवयव नहीं है बल्कि समान अवयव है, एक ही अवयव है। तो y के प्रत्येक मान के लिए x का एक ही मान उपस्थित है, इसलिए दिया गया फलन आपका एकाकी है। और आच्छादी अगर आपको सिद्ध करना है तो फिर वही, अगर y = 3 - 4x है, -4x इधर आके 4x हो जाएगा और ये 3 - y हो जाएगा, y इधर ले गया। या x = 3 - y/4। तो इसमें अगर आप y का कोई भी वास्तविक मान रख देंगे
3 में से उसको घटा करके वास्तविक संख्या आएगी, उसमें 4 का भाग देंगे उससे भी वास्तविक संख्या आएगी, और चूंकि इसका प्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो वो मान यहाँ उपस्थित अवश्य होगा। कहने का मतलब ये कि y के प्रत्येक मान के लिए x का कोई ना कोई मान अवश्य उपस्थित होगा, अतः दिया गया फलन आच्छादक भी होगा। तो ये फलन आपका 1 की ओर आच्छादी है।